मुझे आज भी याद है हम इंग्लिश की क्लास और इंग्लिश के एग्जाम को अंग्रेजी का पेपर और अंग्रेजी की क्लास कहा करते थे। इवन मेरे हाल तो इतने बुरे थे कि मैं इंग्लिश में लिखे हुए आंसर को रफ नोटबुक में हिंदी में लिख के याद करती थी। एक दिन मेरे टीचर ने मुझसे प्रेजेंटेशन देने को कहा। नेक्स्ट 30 मिनट्स तक वो पूरा लेक्चर मेरी इंग्लिश पे ही चलता रहा और मैं अंदर ही अंदर रोती रही, डरती रही और अपने आप को कोसती रही कि मुझे इंग्लिश क्यों नहीं आती या मैंने इंग्लिश क्यों नहीं सीखी। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपके अंदर 3 चीजें हमेशा होनी चाहिए। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। क्या आपको भी इंग्लिश में बात करने से डर लगता है? क्या इंग्लिश ना आने पर लोग आपका भी मजाक बनाते हैं? क्या इंग्लिश ना आने की वजह से आपको भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा? और क्या आप भी भीड़ से थोड़ा अलग दिखना चाहते हैं? इफ द आंसर इज यस, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रजनी वर्मा। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पापा एक टेलर हैं और मेरी मम्मी जी एक हाउसवाइफ जो घर में कुछ कैटल्स रखती हैं, उनका दूध बेचकर कुछ पैसे कमाती हैं। हम घर में 4 बहन भाई हैं, तो प्राइवेट या इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना मेरे पेरेंट्स के लिए पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि हम टोटल 8 लोग थे, दादा दादी, मम्मी पापा और हम 4। तो मेरी पढ़ाई भी गांव के एक छोटे से स्कूल से शुरू हुई, जहां हम पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ाई किया करते थे। मुझे आज भी याद है हम इंग्लिश की क्लास और इंग्लिश के एग्जाम को अंग्रेजी का पेपर और अंग्रेजी की क्लास कहा करते थे। इनफैक्ट जब मैं अपने पापा से इंग्लिश की नोटबुक मंगवाती थी तो अंग्रेजी की नोटबुक लाकर देना, ऐसा कहा करती थी। तो सोचिए, जहाँ इंग्लिश को ही अंग्रेजी बोला जाता हो, वहाँ इंग्लिश लिसनिंग और इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस पे क्या ही होता होगा। इसी तरह मेरा फाउंडेशन बिल्कुल खराब हो गया और मैंने इंग्लिश को अंग्रेजी कहते कहते जैसे तैसे 5th तक की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद लकीली मेरा एडमिशन नवोदय में हो गया। ये बात 2008 की है, जब मैं बहुत छोटी थी, बहुत डरी हुई सी और सहमी सी रहती थी, क्योंकि घर से बाहर पहली बार निकली थी। वहां जाने के बाद भी मुझे इंग्लिश को लेकर के ज़्यादा कुछ मिला नहीं, क्योंकि हमें इंग्लिश में सिर्फ एग्जाम लिखने होते थे, तो हमें सिर्फ याद करके आंसर लिखना है, ऐसा ही कहा जाता था। तो हमें भी सिर्फ रट्टाफिकेशन की आदत हो गई थी। इवन मेरे हाल तो इतने बुरे थे कि मैं इंग्लिश में लिखे हुए आंसर को रफ नोटबुक में हिंदी में लिख के याद करती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। और अगर आप कहते हैं कि आपकी इंग्लिश 0 है, तो मैं इंग्लिश में माइनस में थी। बस इसी तरह रट्टाफिकेशन करते करते मैंने 12th तक की पढ़ाई कंप्लीट की। 12th के लास्ट एग्जाम में, जब वो इंग्लिश का लास्ट एग्जाम था, तो मुझे बहुत सुकून मिला और मैंने सोचा बस आज के बाद मैं इंग्लिश को कभी नहीं छूने वाली। पर आप ही की तरह मुझे भी कहाँ पता था कि इंग्लिश आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। बस जैसे तैसे वही सेम प्रोसेस दोहरा के मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और लक ने मेरा हमेशा साथ दिया कि मेरा एडमिशन JNU में हो गया। जब मैं दिल्ली पहली बार आई तो मुझे पता लगा कि दिल्ली में हर सेकंड पर्सन इंग्लिश बोलता है और हम ठहरे देहाती, तो हमें तो इंग्लिश को समझ ही नहीं आती थी। कॉलेज में दिल्ली के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स मेरे कभी दोस्त नहीं बन पाए। इनफैक्ट मुझे तो इस बात का डर लगता था कि कहीं वो मुझसे बात कर भी ना ले, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेंगे तो इंग्लिश में ही बोलेंगे और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। इवन क्लास के बाद मैं कभी भी कैंटीन में भी नहीं रुकती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो मैं उसका क्या जवाब दूंगी, क्योंकि अगर सामने वाला कुछ पूछेगा तो वो तो इंग्लिश में ही बोलेगा और मुझे तो पूछा क्या ये भी नहीं समझ आएगा, तो जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। बस इसी तरह मेरी जिंदगी चल रही थी कि एक दिन वो भी आया जब कहते हैं ना, लोगों को अगर आपकी कमजोरी पता लग जाए तो वो बस उसी पे हिट कर दें और आपके इंसल्ट करने का एक भी मौका नहीं गवाते। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। एक दिन मेरे टीचर ने मुझसे प्रेजेंटेशन देने को कहा। मैंने अपने दोस्त की हेल्प से प्रेजेंटेशन, PPT और नोट्स अच्छे से प्रिपेयर किया, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी किया। लेकिन प्रेजेंटेशन देने से पहले मैंने अपने टीचर से पूछा कि क्या मैं ये नोट्स अपने साथ कीप कर सकती हूँ, क्योंकि आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, जब आपको पता हो कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप चाहे कितनी भी बार प्रैक्टिस क्यों ना करें, आप अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर परफॉर्म नहीं कर पाते, और मैं भी नहीं थी। तो मेरे टीचर्स ने बोला कि हाँ, आप नोट्स कीप कर सकती हैं। तो मैंने अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया नोट्स की हेल्प से, और मेरे टीचर ने अच्छे से प्रेजेंटेशन सुना सभी ने, लेकिन एंड में मुझसे एक सवाल किया। वो सवाल ना तो प्रेजेंटेशन से था, ना PPT से, और ना ही मेरे नोट से। वो सवाल मेरी इंग्लिश पे था। मेरे टीचर ने मुझसे एक वर्ड का मीनिंग पूछा एंड ही आस्क्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एंड आई वाज ब्लैंक। एक पल के लिए लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन निकल गई हो। 2 मिनट तक पूरी क्लास बिल्कुल शांत थी और सबकी नजरें मुझ पे थी।
नेक्स्ट 30 मिनट्स तक वो पूरा लेक्चर मेरी इंग्लिश पे ही चलता रहा और मैं अंदर ही अंदर रोती रही, डरती रही और अपने आप को कोसती रही कि मुझे इंग्लिश क्यों नहीं आती या मैंने इंग्लिश क्यों नहीं सीखी। लेकिन उस वक्त ये बताने वाला कोई नहीं था कि गलती मेरी नहीं है, मुझे कभी भी राइट गाइडेंस मिली ही नहीं थी। उसके बाद उस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो इंसल्ट मेरी आज हुई है इसे मैं दोबारा जिंदगी में कभी नहीं होने दूंगी। मैंने अपनी जिम्मेदारी ली, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चाहे आप कितना भी कोसिए कि एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, हमें इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, राइट गाइडेंस नहीं मिलती है, कितना भी कोसने के बाद हम ही हैं वो जो अपने अंदर एक चेंज और एक इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। उसके बाद उसी दिन मैंने रूम जा करके एक स्पोकन इंग्लिश की बुक उठाई और पढ़ना शुरू किया। लगातार मैंने 1 महीने तक पढ़ाई की, लेकिन अगेन सेम मिस्टेक, क्योंकि मैं उसे एज अ सब्जेक्ट ही पढ़ रही थी तो मुझे अपने अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आए। उसके बाद सडनली एक दिन मुझे एक वीडियो मिलता है जिसमें उसने बताया हुआ था कि उन्होंने कैसे सुन सुनकर इंग्लिश इम्प्रूव की। तो मैंने सोचा शायद यही बेस्ट रास्ता है और मैंने इंग्लिश को सुनना शुरू किया, इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस शुरू की, जिससे कुछ समय बाद 1 महीने बाद मुझे लगा कि हाँ, मुझ में इम्प्रूवमेंट होने लगा है, मुझे वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है वो समझ आने लगा है और ग्रामर का राइट यूज़ कैसे होता है स्पोकन इंग्लिश में वो भी समझ आने लगा। और इसी तरह मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस सबसे पहले शुरू कीजिए। और ये एक ऐसी प्रैक्टिस है चाहे आप कहीं भी रहते हैं, गाँव में, देहात में या शहर में। अभी ये वीडियो अगर आप देख पा रहे हैं यानी कि आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है और आप इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस आज ही शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक वार्निंग भी देना चाहूँगी, वो ये वार्निंग कि कभी भी हिंदी टू इंग्लिश मत सुनिए, क्योंकि अगर आप हिंदी टू इंग्लिश सुनेंगे तो आपको ट्रांसलेशन की हैबिट हो जाएगी और वो ट्रांसलेशन की हैबिट जो होगी वो आपको कभी भी फ्लुएंट स्पीकर नहीं बनने देगी और आप हर बार बोलने से पहले दिमाग में सोचेंगे और ट्रांसलेट करेंगे। तो कभी भी हिंदी टू इंग्लिश नहीं सुनना है और आपको अपने इनपुट को हमेशा बिल्कुल प्योर रखना है। यानी कि अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश ही सुननी है। अगर आप सोचे कि हिंदी सुनकर आप इंग्लिश अच्छी बोलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इनपुट हमेशा आपका प्योर होना चाहिए, तभी आपको आउटपुट सही मिलेगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे शेयर करना चाहती हूँ और आप भी अगर बहुत टाइम से इंग्लिश सीखने वालों में से एक हैं तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों की विश होती है कि हम इंग्लिश सीख कर इंग्लिश बोलेंगे, कि हम इंग्लिश सीख कर इंग्लिश बोलेंगे। पलट दो इसको और कहो कि इंग्लिश बोल कर इंग्लिश सीखेंगे, कि इंग्लिश बोल कर इंग्लिश सीखेंगे। क्योंकि इंग्लिश सीखने वाले बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पाते, क्योंकि सीखी हुई इंग्लिश सिर्फ आपके यहाँ पर रहती है, मुंह से बाहर नहीं आ पाती। वो अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। और आपका एम अगर अच्छी इंग्लिश बोलने का है तो इंग्लिश को बोल बोल कर सीखिए, जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ। इसी के साथ मेरा एक नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको थोड़ा एडवांस बनने में हेल्प करेगा। यानी कि किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ को बताने के लिए अगर आपके पास एक इंपॉर्टेंट ही वर्ड है तो आप सिर्फ उसी को यूज कीजिए अगर आप एक बिगनर हैं। लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको उसमें इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो आप उसके ऑल्टरनेटिव्स देखिए और उसके सिनोनिम्स देखिए। एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि इम्पोर्टेंट अगेन एंड अगेन, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इम्पोर्टेंट अगेन एंड अगेन यू कैन से एसेंशियल, यू कैन यूज सिग्निफिकेंट, क्रूशियल, वाइटल, क्रिटिकल। ओके, अब इसी को एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। जैसे आप हमेशा कहते हैं आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, इंस्टेड ऑफ सेइंग इम्प्रूव अगेन एंड अगेन यू कैन से आई वॉन्ट टू एनहांस माई कम्युनिकेशन स्किल्स और आई वॉन्ट टू बिकम अ प्रोफिशिएंट स्पीकर ऑफ दिस लैंग्वेज। राइट, तो ये आपको एडवांस बनने में हेल्प करेगा। इसी के साथ अभी नेक्स्ट पॉइंट, हम इंटरव्यू में जाकर के सब कुछ भूल क्यों जाते हैं जबकि हमने 20 वीडियोस देखी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट किया है और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया है, उसके बावजूद भी हम इंटरव्यूअर के सामने जाकर सब कुछ भूल क्यों जाते हैं। यहाँ हम एक गलती करते हैं जिसे मैं एक भूल का नाम देना चाहूंगी। हम सोचते हैं कि अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ अच्छी इंग्लिश आनी जरूरी है। नहीं, इंग्लिश के साथ साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस का होना भी उतना ही जरूरी है। अब बता तो सभी देते हैं कि कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है, लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, इसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। जब भी आप कोई नई चीज सीखें, यानी कि लिसनिंग करते हुए एक नया एक्सप्रेशन सीखा या फिर नए वर्ड का यूज कैसे होता है ये सीखा,
या फिर एक फ्रेजल वर्ब और ईडियम। आपने कुछ भी सीखा उसे किसी भी नए लर्नर को एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद जब आप एक्सप्लेन करेंगे आपको अपना फीडबैक मिलेगा। आपने एक्सप्लेन करते वक्त कहाँ गलती की आपको ये पता लगेगा। उसके बाद उस फीडबैक पे काम कीजिए, इंप्रूव कीजिए और नेक्स्ट किसी लर्नर को आप फिर से एक्सप्लेन कीजिए। इस तरह से करने से आपको 3 फायदे होंगे। पहला, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव होगी। सेकंड, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और थर्ड, आपका मल्टीपल रिवीजन होगा। और मल्टीपल रिवीजन होने की वजह से आपको चीजें याद रहने लगेगी। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। आज भी मैं अपने को लर्नर्स के साथ में जो भी सीखती हूँ वो शेयर करती हूँ, उन्हें बार बार एक्सप्लेन करती हूँ, अपना फीडबैक लेती हूँ, फिर इंप्रूव करती हूँ और फिर एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये मेरा पर्सनल फॉर्मूला है जो मैंने अपनी लाइफ में आजमाया, जो आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा और एक फ्लुएंट स्पीकर बनने में भी हेल्प करेगा। इसके बाद अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपके अंदर 3 चीजें हमेशा होनी चाहिए। क्या है वो 3 चीजें? पहली चीज, अ मैसिव डिजायर। सेकंड, अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। एंड थर्ड, अ डेलिब्रेट एक्शन प्लान। नाउ, मैसिव डिजायर यानी कि बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको पानी की डिजायर होती है। पानी पीने की जब आपको डिजायर होती है तो आप कोई भी काम कर रहे होते हैं उसको छोड़ के सबसे पहले प्रायोरिटाइज करते हैं कि मुझे पानी पीना है। इंग्लिश बोलनी है तो इसको सबसे पहले प्रायोरिटाइज कीजिए कि आपको इंग्लिश बोलना है, यानी कि 15 मिनट की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, चाहे आपको सेकेंडली कोई काम करना हो। सेकेंड चीज है अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। मैं ऐसे कई लर्नर से मिल चुकी हूँ जो 3 साल तक अपने आप को बिगनर कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं होता। वो जब स्टार्ट करते हैं वो 7 दिन की जर्नी करते हैं और फिर बीच में छोड़ जाते हैं और भूल जाते हैं कि उन्होंने कोई जर्नी शुरू की थी। कुछ लोग 1 मंथ तक करते हैं और फिर छोड़ देते हैं और अगेन वो 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 1 मंथ वो बिगनर की क्लास में ही जंप कर जाते हैं और इसी तरह वो 3 साल तक अपने आप को बिगनर कंसिडर करते हैं। तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि 6 महीने का एक डिटर्मिनेशन लो कि 6 मंथ के बाद आप अपने आप को एक इंटरमीडिएट स्पीकर बुला सको, ना कि बिगनर 3 साल तक। ओके, उसके बाद आता है अ डेलिब्रेट एक्शन प्लान। हमारा माइंड ऐसा होता है कि एक वक्त के बाद वो बोर हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब हम नहीं कर सकते। तो सेम ही पैटर्न को मत दोहराइए। पूरे वीक के लिए एक ऐसा प्लान कीजिए कि मंडे को मैं 15 मिनट की स्पीकिंग प्रैक्टिस करूंगा और 2 वर्ड्स साथ में याद करने कि ये वर्ड्स मैंने यूज करने हैं। ट्यूसडे को मैं 15 मिनट की फिर स्पीकिंग प्रैक्टिस करूंगा और एक फ्रेजल वर्ब का यूज करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत सारे वर्ड्स यूज कीजिए, आपको वीक में सिर्फ 5 वर्ड्स लर्न करने हैं, पर 5 वर्ड्स जब 5 दिन तक लगातार आप 15 मिनट स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे उसके अंदर आपको यूज करना है। और इसी तरह जब आप इनको सीखते जाएंगे तो लर्नर्स के साथ में प्रैक्टिस कीजिए, बीच में स्पीकिंग, बीच में लिसनिंग। ये चीजें छोटी छोटी करके ऐड करके एक डेलिब्रेट एक्शन प्लान बनाइए जिससे आपका माइंड कभी भी बोरिंग फील ना करे। एंड में मैं यही कहना चाहूंगी, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, अपने सपनों को उड़ान दीजिए एंड ऑलवेज ट्राई टू थ्राइव। थैंक यू।